ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पोलिनोमल। तो इस पोलिनोमल मतलब बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम एक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा इन बातों को ध्यान रखना है आपको कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए, ठीक है। आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होता है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पोल सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो उनका उत्तर देना बेटा कंपलसरी है, सभी बच्चे उनका उत्तर जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कैसे करेंगे इनका उत्तर कि 3 बिंदु पर क्लिक करना है वापस से, और लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही लगता है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो भी उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अभी हम आ जाते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे गुणनखंड, सर्व गुणनखंडों की विधि, कि कैसे हम कॉमन फैक्टर को निकालते हैं, है ना। सर्व गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे, है ना। वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो इसको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो गुणनखंड, सर्व गुणनखंड की विधि को समझने के लिए सबसे पहले आपको गुणनखंड को समझना पड़ेगा, ठीक है। गुणनखंड को समझना पड़ेगा कि गुणनखंड क्या होता है। तो जैसे एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि मैंने कोई भी यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक लिखा 4xy, है ना। 4xy लिखा मैंने, और अब इसका क्या करना है, मेरे को गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे कि 4 का सबसे पहले संख्या का गुणनखंड करते हैं और संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 4 का बेटा क्या हो जाएगा, 2 से इसको भाग किया, 2 दूनी 4, और फिर से 2 से भाग होगा, 2 एकम 2। तो 4 का तो बेटा आ जाएगा 2 गुणा 2। ऐसे ही चर का, जब हम चर का करते हैं मतलब वेरिएबल का करते हैं तो उसका आसानी से हम कर पाते हैं। कैसे, एक्स दिया हुआ है तो एक्स का एक्स आ जाएगा, वाई दिया है तो वाई का वाई आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएंगे बेटा गुणनखंड। बताइए क्या गुणनखंड समझ में आया सभी बच्चों को। वेरी गुड। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रहे या कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना बेटा। उसके बाद जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा 7x² y, ठीक है, और z मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका आपको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए पहले संख्या का गुणनखंड करेंगे 7 का। तो 7 तो बेटा 7 के पहाड़े से ही कटता है और किसी से नहीं कटेगा। तो 7 का तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैंने चर का बोला था, चर का करना आसान होता है, x की घात 2। तो x की घात 2 का कैसे करेंगे बेटा, x को 2 बार गुणा कर देंगे, जितनी भी घात होगी उसको उतनी ही बार गुणा कर देंगे आप, ठीक है। y दिया हुआ है तो y का बेटा y आ जाएगा, z दिया है z का z आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा क्या, गुणनखंड। बताइए, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि सर्व गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपके पास कोई भी एक बीजीय व्यंजक दिया जाएगा, जैसे 4x की घात 2, यहाँ पर दे दिया 8xy, ठीक है। ये दो बीजीय व्यंजक अलग अलग आपके पास है, दो पद अलग अलग आपके पास है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका गुणनखंड निकालेंगे आप, दोनों का गुणनखंड निकालेंगे। और दोनों का गुणनखंड, यहाँ पर इसका क्या गुणनखंड होगा, 4 का करेंगे बेटा तो 2 गुणा 2 आएगा। x की घात 2 का करेंगे तो आ जाएगा बेटा क्या, x गुणा x। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। 8 का अगर हम करेंगे तो 8 का क्या आ जाएगा बेटा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 8 का आ जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2। x का करेंगे तो बेटा x आएगा, y का करेंगे तो y आएगा। अब देखो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है दोनों में वो लेंगे। देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x आ रहा है। ये वाला x देखो यहाँ पर तो आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो ये कॉमन नहीं है। तो ये तीनों चीजें हमारे पास कॉमन आ रही है ना। यही इसी को बोला जाता है, जो भी सेम आता है उसी को बोला जाता है सर्व गुणनखंड। इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन फैक्टर।
सर्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा x। ठीक है, यही चीजें हमारे पास कॉमन आ रही है तीनों, ये तीनों चीजें हमारे पास कॉमन आ रही है। तो 2 दूनी 4, 4x। तो 4x यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा, सर्व गुणनखंड हो जाएगा। बताइए क्या सर्व गुणनखंड समझ में आया है सभी बच्चों को? समझ में आया है बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर अभी भी किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे पहले। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको 3 पद अलग अलग दे दिए जाएं कि 7xy, यहाँ पर दे दिया जाए 8x² और यहाँ पर दे दिया जाए 10xy की घात 2। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, सर्व गुणनखंड निकालना है, कॉमन निकालना है कि क्या कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। और यहाँ पर 7 का गुणनखंड करते हैं तो 7 आएगा, x का करेंगे x आ जाएगा, y का करेंगे y आ जाएगा। ऐसे ही हमें यहाँ पर 8x की घात 2 का अगर करना है तो पहले संख्या का मैंने किया और फिर चर का मैंने किया। संख्या का करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा, x की घात 2 का करेंगे तो x गुणा x आएगा। यहाँ पर 10xy की घात 2 का करेंगे तो 2 गुणा 5 आ जाएगा, 10 का 2। और x का करेंगे तो x, y का करेंगे तो y गुणा y। अब देखेंगे कि क्या क्या कॉमन आ रहा है ना, क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर 7 तो नहीं आ रहा कहीं पर, देखो कॉमन यहीं पर है और कहीं पर नहीं दिया हुआ। x देखो क्या यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी दिया हुआ है, तीनों में दिया हुआ है x। ठीक है, अब देखेंगे y। y बेटा यहाँ पर तो दिया हुआ है, y यहाँ पर दिया है, इसके अंदर नहीं दिया हुआ, इसके अंदर दिया हुआ है ना। तो 2 जगह पर दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया हुआ है और एक यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो ये भी हमारे पास कॉमन नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है, क्या, x। क्योंकि बाकी को तो चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ से चेक कर लिया ना सबको कि 7xy, ना तो 7 आ रहा है हमारे पास ना y आ रहा है, हमारे पास सिर्फ कॉमन आ रहा है x। x कॉमन आ रहा है तो यही इसका सर्व गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, है ना। सर्व गुणनखंड, कॉमन मल्टी, कॉमन फैक्टर। तो वो कितना आया बेटा, x आ गया। बताइए समझ में आया बेटा सबको? वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा आपकी बात कि 4x की घात 2, 3y और यहाँ पर मैंने लिखा 5z। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि क्या आपके पास गुणनखंड आ रहा है, सर्व गुणनखंड आ रहा है। तो सबसे पहले तो गुणनखंड आपने निकाला, 4 का निकालेंगे तो 2 गुणा 2 आएगा, x की घात 2 का निकालेंगे तो x गुणा x आएगा, y 3y का करेंगे तो 3 गुणा y और 5z का करेंगे तो 5 गुणा z। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो 2 यहाँ पर तो आ रहा है लेकिन और किसी में नहीं आ रहा, तो ये तो कॉमन नहीं आ रहा। 2 यहाँ पर आ रहा है और कहीं पर नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। x यहाँ पर आ रहा है, बाकी कहीं पर भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। x यहाँ पर आ रहा है, कहीं पर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। और जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आता है उसका सर्व गुणनखंड क्या होता है, उसका सर्व गुणनखंड होता है बेटा 1। उसका सर्व गुणनखंड हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर हमारे पास सर्व गुणनखंड नहीं आता है, कॉमन मल्टीपल नहीं फैक्टर नहीं आता है, तो वहां पर उसका कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आपको है ना व्यंजक दे दिया जाता है ये वाला ऐसे कि 2x की घात 2 और 12xy, इसका बताइए कि इसमें से क्या आपके पास कॉमन आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि सभी पदों का अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। 2 का करेंगे तो 2 आएगा, x की घात 4 का करेंगे तो 4 बार लिख लिया मैंने इसको। ऐसे ही 12 का करेंगे तो 2 गुणा 3 आ जाएगा 12 का, तो क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 12 का यही होता है कि 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। x का करेंगे तो बेटा x आ जाएगा, y का y आ जाएगा।
अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर ये दो तो कॉमन आ रहा है, देखो दो यहाँ पर भी है और दो यहाँ पर भी, एक्स यहाँ पर भी है और एक्स यहाँ पर भी। एक्स ये वाला एक्स बेटा यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, दूसरा एक्स कोई भी यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं, तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, बस ये हमारे पास कॉमन आ रहा है क्या, दो और एक्स, उसको मैंने लिख लिया जो कॉमन आ रहा है। अब मैंने ब्रैकेट लगाया और अब मेरे पास जो इस वाले पद में जो बचा हुआ है उसको लिखूंगा। यहाँ पर बचा हुआ है क्या, एक्स गुणा एक्स बचा है, प्लस यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है एक तो दो बचा हुआ है, दो गुणा, ठीक है, यहाँ पर तीन बचा हुआ है एक तो, और यहाँ पर हमारे पास बचा है वाई, तो ये हमारे पास बचा है। अब इनको मैं गुणा करके लिख देता हूँ, एक्स की घात 3 आ जाएगा ये, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6, तो ये आपका आंसर है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को यहाँ तक? यहाँ तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वेरी, चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन में, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे, ठीक है। चलो ये रहा बेटा क्वेश्चन, यहाँ पर बताना है क्या 2m की घात 2 और 4m कि इसका क्या कॉमन फैक्टर होगा, है ना, कॉमन फैक्टर होगा, सर्वगुणनखंड क्या होगा इसका आपको बताना है। तो यही काम करना है बेटा, सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे आप सभी बच्चे, है ना, गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में आना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, पोल सेक्शन में आपको ओपन कर रहा हूँ, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को और उसके बाद आप पोल सेक्शन में इसका उत्तर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में बोला गया था आपको कि सभी बच्चों को कंपलसरी है कि जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सभी बच्चे उसका आंसर करें, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप इसको अपनी नोटबुक में सोल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट आंसर करते हैं तो हो सकता है कि आपका उत्तर गलत चला जाए, तो इसलिए आप इसको सबसे पहले नोटबुक में करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। अभी भी बेटा काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर कर, लेकिन जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करते हैं उतने ही अच्छा आपका मैथ्स होता है, तो इसलिए सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व जरूर करेंगे और फिर आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो अभी भी जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर दें। लास्ट 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपको ओपन कर, जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते, तो देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, तीनों का गुणनखंड। यहाँ पर इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा m आएगा, और यहाँ पर 2m की घात 2 का करेंगे तो 2 गुणा m आ जाएगा। यहाँ पर 4m का अगर करते हैं तो 2 गुणा m आएगा, ठीक है।
अब देखेंगे कि क्या क्या आपके पास कॉमन आ रहा है ना। तो सबसे पहले मैंने 2 को चेक किया, ये 2 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। फिर मैंने m को चेक किया, यहाँ पर भी m आ रहा है, यहाँ पर भी m आ रहा है और यहाँ पर भी m आ रहा है। अब और कुछ कॉमन नहीं आ सकता इसमें से, क्योंकि ये तो सारा ही कॉमन आ गया ना। अब तो इसके पास कुछ भी नहीं बचा। जैसे मैं इस m को अगर चेक करूंगा तो ये यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये वाला 2 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास क्या कॉमन आया यहाँ पर, इसका जो सर्व गुणनखंड होगा वो अब हो जाएगा बेटा क्या, वो हो जाएगा 2। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? चलिए, यहाँ तक चीजें अगर क्लियर है सभी बच्चों को तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। ठीक है बेटा, अब आगे आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा वो आ रहा है बेटा 2 है। ठीक है, तो अभी हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। यदि किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड है ना, गुणनखंड दे दिया है वहां पर पहले से, ये पहले से इसका गुणनखंड दे दिया है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि वो बीजीय व्यंजक क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं बेटा, सिंपल यहाँ पर गुणा आपको करना है ना। गुणा आपको सिखाया गया है, तो आपको गुणा करके यहाँ पर आंसर निकालना है। चलिए, सभी बच्चे इसको पहले नोटबुक में गुणा कर लेंगे ध्यान से, और फिर अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पहले नोटबुक में बेटा इसको अच्छे से गुणा कर लेंगे आप, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ध्यान से बेटा इसका आंसर करेंगे, है ना, जल्दीबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ध्यान से बेटा सब बच्चे इसका आंसर करेंगे। पहले नोटबुक में अच्छे से बेटा इसको गुणा करके देख लेंगे कि क्या आंसर आपका आ रहा है ना, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिनका आंसर नहीं आया है। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि आपको गुणा करना था सिंपल,
ये बताया भी था मैंने आपको, गुणा करना है और गुणा करके जो भी आंसर आएगा उसको आपको टिक करना है। तो गुणा तो बेटा आता है ना आपको कि 3x की गुणा पहले आप 7yx में करेंगे, कि 3x की गुणा आपको करना है 7yx में, प्लस अब 3x की गुणा आप करेंगे 10y में, तो 3x गुणा 10y। उसके बाद आप 3x की गुणा करेंगे 3 में, तो 3x गुणा 3। अब गुणा करके देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है आपका, कि 3 सत्ते 21 नंबर की गुणा करेंगे बेटा, है ना। और x की गुणा x में करते हैं अगर, तो x की घात 2 आता है। यहाँ पर प्रॉब्लम आप कर रहे हैं कि x की गुणा अगर x में करते हैं तो x की घात 2 आता है, और y तो बेटा अकेला है तो y तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 3 की गुणा 10 में अगर करते हैं तो 30 आ गया। x अकेला है ऐसे ही आ जाएगा, y भी अकेला है तो y भी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस अब 3 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 तिया 9, और x अकेला दिया हुआ है तो x ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है बेटा आपका, यानी कि डी ऑप्शन आ रहा है। देखो 21xy² प्लस 30xy और प्लस 9x। काफी बच्चों ने सी ऑप्शन भी लगाया है, मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर xy दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है x की घात 2y, तो हमारा डी ऑप्शन आ रहा है, ना कि सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन नहीं होगा बेटा, इसका डी ऑप्शन होगा। क्या समझ में आ गया बेटा सबको यहाँ तक? चलिए, अगर समझ में आया बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे और फिर हम आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, नए टॉपिक पर। वेरी गुड। चलिए, तो आज का टॉपिक देखेंगे। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है बेटा पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना है बाय रीग्रुपिंग टर्म। टर्म को है ना रीग्रुप करना पड़ेगा, पुनः समूहन बनाना पड़ेगा उसका। ठीक है, कुछ ऐसे पद हमारे पास आ जाते हैं जिनमें से हम कॉमन नहीं निकाल पाते हैं, तो उसमें अगर हम पदों को आगे पीछे कर देते हैं तब हम उसमें से कॉमन निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर यही हमें करना है कि जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए, गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, पुनः समूहन रीग्रुपिंग कहलाता है ना। पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो पुनः समूहन रीग्रुपिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं 10xy प्लस के 21 और प्लस 15x प्लस के 14y। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान से समझें अगर, तो यहाँ पर 10xy दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, मैंने 10xy का गुणनखंड किया, तो ये आ जाएगा क्या, 2 गुणा 5 और गुणा x और गुणा y। ठीक है, ऐसे ही 21 का अगर मैंने किया तो 21 का आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7, है ना। 21 का अगर मैं करता हूँ अभाज्य गुणनखंड तो वो आ जाता है 3 गुणा 7। ऐसे ही अगर मैं 15 का करता हूँ तो आ जाएगा 3 गुणा 5। और फिर अगर मैं 14 का करता हूँ, x भी दिया है तो x भी आएगा। 14y का करता हूँ तो आ जाएगा 2 गुणा 7 गुणा y। तो अब इन चारों में देखो, इन चारों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x नहीं है, y यहाँ पर है तो y यहाँ पर नहीं। तो हमारे पास चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अगर हम एक साथ देखें कि चारों में एक साथ कुछ कॉमन आ जाए तो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होता है और अगर हम इसको रीग्रुपिंग कर देते हैं, आपस में बदल देते हैं, तो समूह हम बनाएंगे और उस एक समूह में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे जैसे हम पहले के गुणनखंड को देखें, इसको देखें और तीसरे वाले को देखें, तो इनमें से हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। देखो 5 भी आ रहा है यहाँ पर और x भी आ रहा है, तो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है पहले और तीसरे में। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 3 गुणा 7 इसमें और चौथे वाले में, है ना, दूसरे और चौथे वाले में देखो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। 7 यहाँ पर आ रहा है, 7 यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल में, ऐसे अगर आपके पास बीजीय व्यंजक आते हैं तो हम अगर उसके प्लेस को बदल देते हैं, उनकी स्थितियों को आपस में बदल देते हैं और फिर हमारे पास कॉमन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कब आएगा, जब मैं पहले और तीसरे को एक साथ रखूंगा, यानी कि पहला ये और तीसरा ये, इनको मैं एक साथ रखूंगा तब आएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही किया
कि 10xy और 15x को एक साथ रखा और दूसरे और चौथे को एक साथ रखा, यानी कि प्लस 21 प्लस 14y। अब देखो मैंने क्या किया, इनको है ना रीग्रुप किया, 15 को पहले लिख लिया और 21 को बाद में लिख लिया। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये, कि क्यों आपको रीग्रुपिंग करनी पड़ती है, क्यों आपको पदों को व्यवस्थित करना पड़ता है, पुनर्व्यवस्थित करना पड़ता है। हमें उसमें गुणनखंड को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये करके भी बताया गया है कि 15x को पहले लिख लिया मैंने और 21 को बाद में लिखा। ठीक है, जिससे कि हम आसानी से उसका गुणनखंड कर सकें। अब जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है कि 2xy, तो मैं डायरेक्ट ही इसका क्या करके दिखाता हूँ, तो मैं गुणनखंड करके दिखाता हूँ कि ये 2xy दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस के 2y दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस के 3x दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस 3 दिया। ठीक है, तो मैंने इसका गुणनखंड कर दिया, गुणनखंड किया मैंने सबसे पहले। और गुणनखंड क्या आएगा, गुणनखंड यहाँ पर अगर मैं करता हूँ इसका तो आ जाएगा 2 गुणा x गुणा y। इसका करेंगे तो बेटा 2 गुणा y आएगा। यहाँ पर करते हैं तो 3 गुणा x आ गया और यहाँ पर 3 ही है। ठीक है, तो यहाँ देखो चारों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा मेरे पास। देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। x यहाँ पर है, x यहाँ पर नहीं है ना, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, तो चारों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको समूह बना लिया, 2 का एक समूह, इन दोनों को एक साथ, है ना, इन दोनों को एक साथ, क्योंकि इनमें हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ना कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है। तो मैंने दो का क्या बना दिया, एक समूह बना लिया। और अब इसमें से मैंने देखा कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो 2 आ रहा है एक तो, और एक मेरे पास आ रहा है y। तो 2 और y कॉमन आ रहे हैं आपस में, तो मैंने 2y लिखा पहले जो कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर जो भी पद बचेगा उसको मैंने लिख दिया। यहाँ पर बचा हुआ है x, ठीक है, प्लस ऐसे ही मैंने यहाँ पर किया कि यहाँ पर से तो दोनों चला गया कॉमन। अब यहाँ पर तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं बचा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, बताइए, चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे बेटा, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। वेरी गुड, एक बच्चे का, काफी बच्चों का उत्तर आ भी गया। तो यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं बचा हुआ है तो वहां पर 1 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर भी आपको करना है कि जो कॉमन आ रहा है पहले उसको ले लीजिए। यहाँ पर 3 आ रहा है दोनों में, तो 3 मैंने लिख लिया। यहाँ पर तो बचा x, यहाँ पर फिर से कुछ भी नहीं बचा है तो वहां पर 1 बचे। अब इन दोनों को फिर से अगर हम देखें तो x+1 यहाँ पर भी है और x+1 यहाँ पर भी है ना, दोनों में x+1 है। और जब दोनों पदों में एक जैसा पद दिया हुआ है, दोनों पदों में एक जैसा पद दिया हुआ है, तो हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे कि x+1। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, इस वाले पद में हमारे पास बचा हुआ है 2y, यहाँ पर बचा हुआ है 2y, प्लस यहाँ पर देखो क्या बता, ये प्लस है, प्लस आ गया, यहाँ पर बचा हुआ है 3, तो ये 3 आ जाएगा बेटा। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने उत्तर कर भी दिया है। ठीक है बेटा, अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे आ जाते हैं अभी, और इसको वापस से देख लेते हैं कि जांच कीजिए कि क्या सभी पदों में कोई सर्वगुणनखंड आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने ये जांच किया, यहाँ पर यहाँ देखा सबका गुणनखंड करके, ये गुणनखंड, ये गुणनखंड, ये गुणनखंड, ये गुणनखंड, कि चारों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो हमने पाया कि यहाँ पर चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना, यहाँ सभी पदों में कोई सर्वगुणनखंड नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, समूह बना दिया, उसके लिए मैंने समूह बना दिया। अब समूहन के बारे में सोचिए, यहाँ पहले 2 पदों में सर्वगुणनखंड 2y आ रहा है। जब मैंने इनका गुणनखंड किया तो पहले के दो में हमारे पास कॉमन आ रहा था, और ऐसे ही लास्ट के दोनों में एक साथ कॉमन आ रहा था। तो हमने इन दोनों को ही ग्रुप बना दिया, इन दोनों का ही ग्रुप बना दिया, एक इसका और एक इसका, है ना, जिससे कि हम दोनों में से क्या निकाल सके, कॉमन को निकाल सके। तो अब इन दोनों में अगर हमने चेक किया तो उसमें हमारे पास गुणनखंड कर दिया इनके,
ऐसे ही इन दोनों पदों का आपस में गुणनखंड कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर तो 2 और y कॉमन आ रहा है, तो वो हमने कॉमन निक लिया। यहाँ पर देखो 2 गुणा y, अंदर हमारे पास x बचा है, यहाँ पर बचा हुआ है 1। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे कि 2 गुणा x और 3 गुणा 1 लिख सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुणा को किसी भी नंबर के साथ गुणा करते हैं 1 को, तो वही नंबर आता है, 4 ही नंबर आएगा। ऐसे ही यहाँ पर करना है कि 3 तो हमारे पास कॉमन आ गया यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर बचा है x+1। अब फिर से हमारे पास क्या आ रहा है, देखो x+1 यहाँ पर भी आ रहा है, x+1 यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है। देखो यहाँ पर करके भी दिखाया गया कि x+1 एक सरु गुणनखंड है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको भी कॉमन निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और अंदर बचेगा 2y और प्लस के 3। तो ये हमारा आंसर, ठीक है, x+1 2y प्लस के 3। ठीक है, अभी जिस बच्चे का डाउट था समझ में आ गया बेटा सबको? नो सर, एक बार फिर से समझा दो, ये x+ वाला समझ नहीं आ रहा। x+1 वाला समझ में नहीं आ रहा है ना? यस सर। चलिए तो फिर से समझ लेते हैं। इस तरीके से आप समझिए इसको कि मैंने यहाँ पर अगर मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा 2xy और ब्रैकेट में 2x प्लस 3 लिख दिया मैंने। यहाँ पर मैंने लिखा 3y और यहाँ पर लिख दिया 2y प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप खुद बताइए कि ये एक पूरा पद है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक पद है। ऐसे ही ये भी एक पूरा पद दिया हुआ। तो इसमें 2x+1 3 यहाँ पर भी है, 2y चाहिए y कर दो, 2y+3 यहाँ पर भी है, 2y+3 यहाँ पर भी, तो दोनों में कॉमन है ना, सेम है ना दोनों? यस सर। अब दोनों अगर सेम है तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया, जो क्योंकि सेम अगर होता है, एक जैसा अगर होता है, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब उसके बाद ब्रैकेट में, सर हम स्क्वायर भी लगा सकते हैं अगर दोनों नहीं सेम बेटा, सेम। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे। स्क्वायर हम कब लगाते हैं, जब दोनों के बीच में गुणा होता है, ऐसे बीच में गुणा होता है तब हम स्क्वायर लगाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में तो गुणा नहीं है ना, नो इन सर। दोनों के बीच में तो प्लस है। यस ठीक है, सर। अगर ऐसा दिया होता कि 2y+1 गुणा 2y+1, तब तो हम इसमें स्क्वायर लगा देते, तब तो कोई डाउट नहीं था, तब हम स्क्वायर लगा सकते थे। लेकिन अभी क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा नहीं है, तो हम स्क्वायर नहीं लगाए। ठीक है, तो 2y प्लस के 3 तो हमने बाहर निकाला, और हमारे पास अब जो बचा है उसको लिखेंगे। देखो यहाँ से ये तो चला गया, यहाँ पर बचा हुआ है 2x प्लस, यहाँ पर ये भी चला गया, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है 3। बताइए क्या समझ में आया सबको? अभी समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगर समझ में आ गया है तो इस एग्जाम्पल को करने से पहले एक ये एग्जाम्पल आप मेरे को करके बताएंगे। अभी 4xy लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3yz, 3yz मैंने लिख दिया। ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखा मैंने 8xy लिखा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 6z, y। ठीक है, 6z y। चलिए इसको आप बताएंगे करके कि क्या आपका आंसर आ रहा है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा।
सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। चल देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने फिर से यहाँ पर क्या किया, गुणनखंड कर लिया इसका कि 2 गुणा 2 एक्स गुणा वाई। यहाँ पर मैंने किया 3 गुणा वाई गुणा जेड। ये आ जाएगा 2 गुणा 2 एक्स गुणा वाई। यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 3 जेड गुणा वाई। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 2 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, समूह बना दिया मैंने इसको, ऐसे ही समूह बना दिया। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास, यहाँ पर नहीं आ रहा कॉमन, है ना, 2 नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे क्या आ रहा है, दोनों में y कॉमन आ रहा है। दोनों में y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचा हुआ है 2 गुणा 2 और गुणा x, मतलब कि 4x बचा हुआ है। प्लस यहाँ पर बात करेंगे तो 3 और z, तो 3 z बचा हुआ है। प्लस ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक y कॉमन आ रहा है। तो 2 और y कॉमन, ये 2 और आएगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि 8 है ना, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा। तो 2 और y कॉमन आ गया हमारे पास। क्या बचा है, 2 गुणा 2 और x, यानी कि 4x बच गया। प्लस यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या, यहाँ से 2 और y चला गया है तो 3z बचा, यहाँ पर 3z बचा। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम ध्यान से कि हमारे पास 4x प्लस 3z, 4x प्लस 3z दोनों में आ रहा है। तो दोनों में से हमने 4x प्लस 3z कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में यहाँ पर बचा हुआ है y और यहाँ पर बचा हुआ है 2। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? ठीक है बेटा, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, है ना। अभी हमने देखा था इसको, क्वेश्चन को किया था हमने कि जब हमने इनके गुणनखंड किए थे तो चारों में से किसी में भी कॉमन नहीं आ रहा था, है ना। पहले और तीसरे में से कॉमन आ रहा था हमारे पास। देखो मैं वापस से बता देता हूँ गुणनखंड करके इसके, कि 10 का अगर हम करेंगे तो 2 गुणा 5 गुणा x गुणा y आएगा। 21 का करेंगे तो बेटा आ जाएगा 3 गुणा 7। और यहाँ पर 15 का अगर करते हैं तो 15 का आ जाएगा 3 गुणा 5 गुणा x। 14 का करेंगे तो 2 गुणा 7 गुणा y, है ना, ये हमारे पास है। तो चारों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 यहाँ पर है ना, 2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पर दूसरे वाले पद में नहीं दिया हुआ। तो यहाँ हमने देखा था कि 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, x यहाँ पर है, यहाँ पर y नहीं है ना, x y नहीं है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने देखा था कि पहले और तीसरे में, है ना, इसमें 5 और ये x यहाँ पर कॉमन आ रहा है। देखो 5 और x, है ना, पहले और तीसरे में कॉमन आ रहा है। तो पहले और तीसरे पद को मैंने एक साथ लिखा था, पहले और तीसरे पद को एक साथ लिखा था, यानी 2 गुणा 5 गुणा x गुणा y, और इसको एक साथ लिख लो, प्लस के 3 गुणा 5 गुणा x। ऐसे ही दूसरे और चौथे पद को एक साथ लिखा था कि 3 गुणा 7 और प्लस के 2 गुणा 7 गुणा y। अब यहां से हमने कॉमन निकाला समूह बनाकर कि ये मेरे पास एक पूरा समूह है यहां से लेके यहां तक, और ये वाला भी एक पूरा समूह, है ना, पहला और तीसरा एक, दूसरा और चौथा एक। अब इन दोनों में से हमने देखा कि क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या सर्वगुणनखंड आ रहा है। तो सर्वगुणनखंड हमारे पास आ रहा है 5 आ रहा है एक तो यहाँ पर, और एक आ रहा है x। तो 5 और x मैंने कॉमन निकाल दिया, और यहाँ पर हमारे पास बचा है 2 और y, यानी कि 2y, प्लस यहाँ पर बचा हुआ है 3 प्लस। अब यहाँ पर देखा हमने कि इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, तो एक तो 7 आ रहा है यहाँ पर, तो 7 ही कॉमन आ रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा हमारे पास, तो 7 हमारे पास कॉमन आ रहा है यहाँ पर। तो 7 मैंने बाहर लिखा, और अंदर हमारे पास बचा है 3 प्लस 2y, 3 प्लस 2y। अब इस चीज को आप समझेंगे कि ये जो दोनों ब्रैकेट है हमारे पास, है ना, ये जो तीनों ब्रैकेट है हमारे पास, इनमें भी हमारे पास दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पर भी 2 प्लस 3 है, और यहाँ पर भी 2 प्लस 3y दिया हुआ है।
ठीक है, यहाँ पर भी 3 + 2y है, यहाँ पर भी 3 + 2y है, लेकिन आगे पीछे हो रहा है। तो प्लस में तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, कैसे कि 2 + 3 भी हमारे पास 5 होता है और 3 + 2 भी हमारे पास क्या होता है, 5 होता है। तो प्लस में तो हम आगे पीछे करके भी जोड़ सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही किया कि 5x और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 + के 2y, 3 + 2y प्लस 7 गुणा 3 + 2y, है ना, दोनों को सेम बनाने के लिए। वैसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको ये सेम बनाना सिखा दिया है कि ऐसे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब दोनों में हमारे पास देखो, अब ध्यान से दिख रहा है कि यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी यही दिया हुआ है। तो ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसको हमने निकाल लिया कॉमन, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, 5x बचा हुआ है और यहाँ पर 7 बचा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? सर आपने जो इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन समझाया था, एक बार वो समझा दो। क्या हुआ बेटा, वो समझ में नहीं आया क्या? सर उसमें y जो था वो चारों में आ रहा था, तो वो y कहाँ गया? हाँ बेटा, वो चारों में आ रहा था, हम चारों में से y को निकाल सकते थे बाहर। बिल्कुल सही, सही क्वेश्चन पूछा आपने। देखो यहाँ पर समझेंगे ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन है ना। देखो ये खुद से है ना कॉमन आ जाएगा बाहर, चारों में y आ रहा है ना। तो जब मैंने ये ब्रैकेट बनाया यहाँ पर कि 4x + के 3z, तो यहाँ पर देखो दोनों के, ये दोनों की जो दोनों टर्म है, ये जो दोनों पद हैं आपस में जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा ना, आपस में जुड़ जाएगा। y और 2y कितना हो जाएगा बेटा, 3y हो जाएगा। तो y और 2y आपस में क्या हो गया, 3y हो गया। तो ये जो y था वो चारों में से देखो कॉमन आ गया है ना। तो उसको पहले भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, अगर आपने कॉमन नहीं निकाला है तो वो लास्ट में खुद ही बाहर आ जाएगा। आया समझ में अभी? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने इनके गुणनखंड किए और गुणनखंड करने के बाद देखा कि चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमने देखा कि किस पद में से कुछ कॉमन आ रहा है। तो हमने पाया कि पहले और तीसरे पद में से कॉमन आ रहा है, तो हमने पहले और तीसरे पद को एक साथ रख दिया, ठीक है। दूसरे और चौथे पद में से कॉमन आ रहा है, तो हमने दूसरे और चौथे पद को एक साथ रखा। देखो पहले और तीसरे पद में, दूसरे और चौथे पद, तो परंतु पहले तथा तीसरे पद में 5x और दूसरे तथा चौथे पद में 7 सर्वगुणनखंड है। तो इसको मैंने आगे पीछे कर दिया ऐसे, है ना। तो हमने इसको क्या किया, पुनः समूहन कर दिया। अब इसके गुणनखंड किए वापस से, गुणनखंड करने के बाद दोनों को समूह बनाया, इसका और इसका। इन दोनों में से हमारे पास 5x कॉमन आया, अंदर बचा हमारे पास 2 गुणा y और प्लस 3। यहां से 7 कॉमन लिया तो 3 और 2y बचा। यहाँ पर मैंने इनको आगे पीछे एक सेम बनाने के लिए इसको 3 + 2y लिखा था, इन्होंने देखो ऐसे ही बाहर निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम जोड़ते हैं और उसके पदों को आगे पीछे कर देते हैं तो दोनों का आंसर बराबर आता है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है कॉमन निकालने के बाद। क्लियर है बेटा सबको? बताइए क्या समझ में आ गया बेटा सबको यहाँ तक? ठीक है, तो आगे आ जाते हैं अब। इसके बाद मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, ठीक है, तो सभी बच्चों को क्वेश्चन भी करना है। ज्यादातर क्वेश्चन बेटा इस तरीके से, जो आपको पदों को आपस में बदलना है उनको ध्यान रखना है कि कैसे आप पदों को बदलते हैं, ठीक है। तरीका क्या बताया मैंने आपको, तरीका सिंपल सा है कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, है ना, जो भी क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले आप उसके गुणनखंड कर देंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे। देखो फिर से समझ लेंगे एक बार कि यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले गुणनखंड कर लीजिए उसके। देखो ये कर रखे हैं गुणनखंड, और फिर चेक करेंगे क्या वो चारों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या। चारों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तब हम चेक करेंगे कि किस पद में से कॉमन आ रहा है। उन पदों को आपस में एक साथ लिख देंगे जिन भी पदों में से कॉमन आएगा।
ठीक है। और फिर हम गुणनखंड करेंगे, और जैसे हमने सिखाया है कि कैसे गुणनखंड को बाहर निकालते हैं, वहां से गुणनखंड को बाहर निकालते हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, ये रहा क्वेश्चन। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा इसको, क्वेश्चन को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले लिख के बेटा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही आंसर करते हैं ना तो आंसर काफी बच्चों के गलत चले जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप है ना नोटबुक में सोल्व करेंगे। बुक में सोल्व करने के बाद आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सब बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो देखेंगे बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ax² प्लस by² प्लस bx² और प्लस ay²। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। चारों में से अगर हम लेंगे तो हमें समूह बनाना पड़ेगा वापस से, और समूह बनाने के लिए हमें पदों को आगे पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर a और यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में ना पहले और तीसरे पद में अगर हम देखें तो हमारे पास x² डायरेक्ट कॉमन आ रहा है। x² प्लस bx²। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर देखा कि इन दोनों में भी हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, by² और प्लस यहाँ पर ay²। अब इनका मैंने युग्म बना लिया, इसका और इसका, है ना। तो यहाँ से तो x² कॉमन आ रहा है और हमारे पास बचा है a प्लस बी। यहाँ पर देखो y² कॉमन आ रहा है और यहाँ पर बचा हुआ है b प्लस ए। तो a प्लस बी फिर से कॉमन आ गया और ये आ जाएगा क्या, a प्लस बी और यहाँ पर x² प्लस y²। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही।
बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर सर इन दोनों में भी तो कॉमन आ रहा है ना बी, तो इन दोनों को भी हम एक साथ लिख सकते हैं। अगर जिसको लगता है कि हम इन दोनों को एक साथ रखकर आंसर करें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि मैंने दूसरे और तीसरे पद को एक साथ लिख दिया कि बी वाई की घात 2, दूसरा और तीसरा पद है ना, और पहला और चौथा पद। तो पहला और चौथे पद को लिखा मैंने पहले, पहला और चौथा पद, यानी ए एक्स की घात 2 प्लस ए वाई की घात 2। अब दूसरा और तीसरा पद, बी वाई की घात 2 और प्लस बी एक्स की घात 2। तो अब भी यहां से अगर हम ए कॉमन लेंगे, क्योंकि ए कॉमन आ रहा है ना, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी, तो हमारे पास एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बचेगा। प्लस यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बी कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास बचा वाई की घात 2 प्लस एक्स की घात 2। तो वापस से हमारे पास क्या बचा है, सेम बचा हुआ। यहाँ पर एक्स की घात 2 है, वाई की घात 2, यहाँ पर भी एक्स की घात 2 वाई की घात 2, ये कॉमन आ जाएगा, एक्स की घात 2 वाई की घात 2, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा ए और बी, ए और बी। बताइए बेटा क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये? चलिए बेटा, अगर समझ में आ गया तो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा बी ही आंसर आएगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई भी पद जिसमें से कॉमन आ रहा होगा उन पद को आप एक साथ लिख सकते हैं। किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया, माइक को बंद कर दें। चल, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन है ये, अब की बार दिया है 15p क्यों। बेटा ये वाला क्वेश्चन को आप है ना ध्यान से करेंगे, काफी बच्चे है ना गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। वैसा ही मेथड है, कोई अलग मेथड नहीं है ना, कि सबके गुणनखंड कर लीजिए, देख लीजिए किन दो पदों में से कॉमन आ रहा है, और जिन दो पदों में से कॉमन आ रहा होगा उसको कॉमन आप निकाल लेंगे, है ना। पहले उनको एक साथ लिखेंगे आप, सबके गुणनखंड करके जिनमें से कॉमन आएगा, जिन दो पदों में से कॉमन आएगा उनको एक साथ लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे इसको, नोटबुक में सोल्व करना है पहले, फिर आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन, फिर आपको आंसर करना है पोल सेक्शन। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ध्यान से पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, अपनी नोटबुक में पहले सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे। अभी भी बेटा काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करें।
बेटा अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है बेटा। जिन बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अब देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है इसमें। तो सबसे पहले मैंने इसके गुणनखंड किए, तो 3 गुणा 5 आया, यहाँ पर p गुणा क्यों आ गया, प्लस यहाँ पर करेंगे 3 गुणा 5, यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा क्यों, और यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा p। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। तीनों में तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, चारों में से। तो यहाँ अगर हम देखेंगे पहले और तीसरे में देखेंगे वापस से, तो हमारे पास देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3 और क्यों कॉमन आ रहा है। तो मैंने पहले और तीसरे को एक साथ रखा, पहले और तीसरे को एक साथ रखा, है ना। पहले पद और तीसरे पद को एक साथ रखा, दूसरे और चौथे पद को एक साथ रखा, दूसरे और चौथे पद को एक साथ रखा। उसके बाद जो समूह बनाया हमने वो इन दोनों का बनाया, इसका और इसका। अब इन दोनों में से हमने देखा कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। तो 3 आ रहा है यहाँ पर क्यों आ रहा है, तो 3 और क्यों कॉमन आ गया यहाँ से। यहाँ के बाद हमारे पास क्या बचा हुआ है, 5p बचा हुआ है यहाँ पर, 5p प्लस यहाँ पर बचा हुआ है 3 और क्यों तो कॉमन गया, तो 3 बचा हुआ है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर देखेंगे 5 कॉमन आ गया बेटा, यहाँ पर 5 तो आ गया कॉमन। यहाँ पर बचा हुआ है क्या, यहाँ पर बचा हुआ है 3 और यहाँ पर बचा हुआ है 5p, 5p बचा हुआ है। तो वापस से ब्रैकेट में देखें कि 5p प्लस 3, यहाँ पर भी 5 प्लस 3 आगे पीछे हुआ है लेकिन कॉमन आ सकता है कि 5p प्लस के 3 कॉमन आ रहा है। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 3 क्यों बचा हुआ है प्लस के 5 बचा हुआ है, 3 क्यों और प्लस के 5, तो 3 क्यों प्लस 5। जब देखेंगे अब कहाँ पर है ये 5p प्लस 3, देखो यहाँ पर तो 5p प्लस 3 है ही नहीं। यहाँ पर देखेंगे 5p प्लस 3, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 5p प्लस 3, यहाँ पर भी नहीं है 5p प्लस 3। यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा 5p प्लस 3, ये रहा, इसमें है। और 3q प्लस 5, 3q प्लस 5 भी इसमें है। तो डी ऑप्शन बेटा आपका सही आ रहा है, डी ऑप्शन बेटा सही आ रहा है आपका। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन को सोल्व करना था। ठीक है, काफी बच्चों का उत्तर गलत हुआ है ये, लेकिन ध्यान रखेंगे इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अभी क्लास को ओवर करने का टाइम हो गया, तो क्लास को ओवर कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे